आज हम जैव प्रक्रम पाठ का 6 पार्ट लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं और इस 6 पार्ट में आज हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है? जैसा कि आपको पता है, तंत्र शब्द आते ही आपको पता लग गया उत्सर्जन कौन सा तंत्र है। उत्सर्जन तो इसके अंदर आपको पता है अंगों से मिलकर के तंत्र बना है, तो इसके अंदर कई सारे अंग होंगे जो मिलकर के उत्सर्जन का कार्य कर रहे हैं। और इस पाठ के अंदर हम मुख्यतः मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो आपको ये डायग्राम दिखा रखे हैं ये मानव उत्सर्जन तंत्र के ही पार्ट हैं। जो ये वाला डायग्राम आपको दिखा रखा है, ये वाला डायग्राम है, ये मानव उत्सर्जन तंत्र का है। ये किडनी है जिनको वृक्क बोलते हैं, गुर्दे भी कह देते हैं। मानव के अंदर 2 किडनियाँ होती हैं और ये किडनियाँ कशेरुक दंड के दोनों ओर उधर गुहा में डायफ्राम के नीचे होती हैं और दोनों ओर की किडनियों से एक नलिका जैसी संरचना निकलती है जिनको मूत्रवाहिनियाँ कहते हैं। और ये मूत्रवाहिनियाँ मूत्राशय में जाकर खुलती हैं और मूत्र मार्ग यूरेथ्रा के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उस अपशिष्ट पदार्थ को इससे छोड़ दिया जाता है। अब जो आपको ये किडनी है, ये किडनी की संरचना दिखा रखी है वृक्क, जो आपको आगे मानव उत्सर्जन तंत्र में विस्तार से पढ़ाऊंगा। कौन कौन से इसके भाग हैं, किस भाग को किस नाम से जाना जाता है। और इस वृक्क के अंदर करीबन लगभग 10 लाख छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिनको वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं। ये उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से जाना जाता है इसको, तो आगे हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पाठ के अंदर आया है उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन क्या है? इस पाठ के अंदर है उत्सर्जन। आपको पता है हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। अब भोज्य पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, वसा भी लेते हैं। और पोषण में आपको पढ़ाया था इन पदार्थों के पाचन से क्या बना था? ग्लूकोज बना था, अमीनो अम्ल बना था, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल बने थे। ये तो इसका पाचन हुआ। अब शरीर इनको अपने उपयोग में लेता है और जब शरीर अपने उपयोग में लेता है इन पदार्थों को तो क्या होता है दोस्तों? उपयोगी पदार्थों के साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनता है और उस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल देना एक आवश्यक प्रक्रिया हो जाती है। अगर उन पदार्थों को शरीर से बाहर नहीं निकाला गया तो हमारे शरीर के अंदर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर देंगे, जिसके कारण हम बीमार हो सकते हैं और भी हानि हमको झेलनी पड़ सकती है। तो देखो, ज़्यादा विस्तार से ना आपको कह करके, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो सबसे पहले पढ़ते हैं उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन क्या है? उपापचय क्रियाओं के दौरान बने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब उपापचय क्रियाएं क्या हैं? आपको पता है उपापचय का मतलब मेटाबॉलिज्म क्रियाएं। इसमें क्या होता है? कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में, सरल पदार्थों को जटिल पदार्थों में तोड़ना उपापचय क्रियाएं कहलाती हैं। तो इन क्रियाओं के दौरान अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर छोड़ देना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है जो मैं अभी आपको बता रहा था, कार्बोहाइड्रेट और वसा लिया था आपने भोजन। अब उस कार्बोहाइड्रेट और वसा से उपयोगी पदार्थ तो बने जिनसे हमारे शरीर के अंदर टूट फूट, मरम्मत, वृद्धि आदि के कार्य किए जा रहे हैं, ऊर्जा मिल रही है। लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ बने क्या? जल और CO2 भी बनता है उप उत्पाद के रूप में। अब कहोगे आप गुरुजी इसमें जल अपशिष्ट पदार्थ कैसे कह रहे हैं इसको, जल को? अरे देखो, ये उप उत्पाद के रूप में बन रहा है, उसको अपशिष्ट पदार्थ कहा जा सकता है। जैसे आपको सबको पता है कि ऑक्सीजन प्राणवायु है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनी ऑक्सीजन गैस को, पेड़ पौधों में जो गैस बनती है उसको अपशिष्ट का नाम दिया जा सकता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। लेकिन आपको पता है वो हमारे लिए प्राणवायु है और पौधा भी उस ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में काम में ले लेता है। तो ये क्या बना है? अब जो जल बना है, क्या बना था? जल और CO2 बना है। इसको देखो, आवश्यकता से अधिक जल को मूत्र के रूप में निकाल दिया जाता है, कुछ जल को पसीने के रूप में निकाल दिया जाता है, पसीने के साथ घुले हुए लवण भी रहते हैं। और जो CO2 बनती है, इस CO2 गैस को निःश्वसन द्वारा, एक्सपीरेशन आपने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब आता है प्रोटीन। प्रोटीन
का जब पाचन हुआ था अमीनो अम्ल बने थे, और प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, और इस प्रोटीन से नाइट्रोजनी अपशिष्ट बने हैं, और ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट हमारे शरीर के लिए खतरनाक होते हैं बहुत। इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क के द्वारा, वृक्क के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। वृक्क सपोर्ट करता है इनको बाहर निकालने में। अभी आपको आगे बताएंगे कैसे सपोर्ट करता है, क्योंकि जो अमीनो अम्ल बने थे उससे अमोनिया बनेगी। अमोनिया को वृक्क क्या करेगा, यूरिया में बदल देता है, और उस यूरिया को जल के साथ जब मिल जाता है तो मूत्र का निर्माण होता है। आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार से। तो उत्सर्जन की आपको परिभाषा बताई। उत्सर्जन किसे कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो किसके माध्यम से क्या बना ये आपको अभी बताया, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिला, प्रोटीन से क्या मिला। अब आगे देखते हैं। देखो, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों को 4 वर्गों में बांट दिया है। ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अमीनोटेलिक किन्हें कहते हैं, अमोनिया टेलिक किन्हें कहते हैं, यूरिया टेलिक किन्हें कहते हैं, और यूरिक अम्ल या यूरिकोटेलिक किन्हें कहते हैं। टेलिक का मतलब उत्सर्जी। देखो, जो जीव, जो जंतु अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमीनो अम्ल उत्सर्जी या अमीनोटेलिक कहा जाता है। हालांकि अमीनो अम्लों का भी अमोनीकरण होता है और उसके द्वारा उसको अमोनिया में बदला जाता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अमीनो अम्लों को डायरेक्ट उत्सर्जित कर देते हैं, जैसे सीपी, घोंगा, तारामीन आदि ऐसे जीव हैं जो अमीनो अम्लों को ही उत्सर्जित कर देते हैं, इसलिए इनको अमीनो अम्ल उत्सर्जी कहा जाता है। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछ लेता है अमीनो अम्ल उत्सर्जी जीव कौन सा है। अब दूसरा नेक्स्ट आता है हमारा अमोनिया उत्सर्जी। अब अमीनो अम्लों के विअमोनीकरण से क्या बनती है, अमोनिया। और अमोनिया जल के अंदर घुलनशील होती है, ये जल के अंदर घुलनशील होती है। और एक और बात बता देता हूं साथियों, अमोनिया एक खतरनाक गैस है, जल के अंदर घुलनशील है और ये विषैली होती है। इसको ज्यादा समय तक जीव के शरीर में रहना दुखदाई हो जाता है, हानिकारक हो जाएगा। इसलिए इस अमोनिया को शरीर से बाहर त्यागना जरूरी है। तो जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनिया टेलिक कहते हैं। और जैसे अमीबा, आप सभी जानते हो, पोषण पाठ में पढ़ाया था अमीबा आपको। स्पंज पोरीफेरा संघ के अंदर आता है स्पंज, इसका शरीर छिद्रों से छिदा हुआ रहता है। हाइड्रा, आपको जनन में पढ़ा होगा, हाइड्रा के अंदर कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। तो ये सभी जीव क्या करते हैं, अमोनिया को जल के अंदर उत्सर्जित कर देते हैं, तो उन्हें अमोनिया उत्सर्जी कहते हैं। अब बात आती है यूरिया उत्सर्जी। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। इसके अंदर क्या आता है, ये अमोनिया को क्या करते हैं, अमोनिया को जो यकृत है हमारा, आर्निथिन चक्र के द्वारा विअमोनीकरण की क्रिया होती है, जिसको अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है, जिसे विअमोनीकरण कहते हैं। और ये आर्निथिन चक्र में होती है और ये क्रिया होती है यकृत में। तो ये किसके, ऐसी कौन कौन से जीव हैं, मेंढक है, मछली है, मनुष्य, सरीसृप। तो इनमें मनुष्य किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का। आगे पढ़ाऊंगा आपको यूरिया क्या है, मूत्र के अंदर यूरिया की मात्रा ही होती है। तो फिर आता है यूरिक अम्ल। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। जैसे पक्षी, सर्प, छिपकली, ये रवों के रूप में उत्सर्जित करते हैं यूरिक अम्ल को। अब इन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जंतुओं को उत्सर्जी उत्पादों के आधार पर कितने वर्गों में बांट दिया था, 4 वर्गों में। अब आपको याद, अब आगे देखते हैं। अब बात आती है कुछ उत्सर्जी पदार्थ जैसे क्या थे, आपको बताया था अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया। इसके अलावा हिप्यूरिक, आर्निथिक, क्रिएटिन, जैंथिन जैसे पदार्थ होते हैं, ये भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनको भी शरीर से बाहर त्यागा जाता है। अब आपको बता रहा था 4 प्रकार के जीव बताए थे, उसमें कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, अच्छा प्रश्न है, रोचक है,
कि मकड़ियां होती हैं, जो मकड़ियों में जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ग्वानिन को त्यागा जाता है। किसको त्यागा जाता है? ग्वानिन को त्यागा जाता है, ध्यान रखना। अब आती है बात कि उत्सर्जन पढ़ लिया, उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं के प्रकार पढ़ लिए। अब बात आती है क्या कि आपने को बताया था मैंने उत्सर्जी तंत्र। जब तंत्र की बात आती है तो तंत्र किससे मिलकर बनाए? अंगों से। तो जो कौन कौन से अंग हैं जो उत्सर्जी तंत्र का भाग है? तो ऐसे अंग जो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर त्यागने में मदद करते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। सबसे पहले बात आती है त्वचा की। त्वचा भी हमारा एक उत्सर्जी अंग है। आपको पता है त्वचा के अंदर स्वेद ग्रंथियां होती हैं दोस्तों। कौन सी ग्रंथि होती है? स्वेद। और जो त्वचा में छिद्र पाए जाते हैं वो स्वेद ग्रंथियों के ही छिद्र हैं। अब इस स्वेद ग्रंथि से क्या निकलता है? पसीना। और आपको पता है पसीने के माध्यम से ही लवण निकलते हैं। और आपने इसको देखा होगा पसीने के माध्यम से लवण को। कई बार जब पसीना मुख के अंदर चला जाता है तो कैसा लगता है? खारा खारा सा लगता है। वो लवणों के कारण ही खारा खारा सा लगता है। और दूसरी बात, त्वचा से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तेलीय पदार्थ निकलता है, जिसे सीबम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सीबम। कई बार ये भी, इसका भी उत्सर्जन त्वचा के द्वारा किया जाता है। तो फिर आगे चलते हैं। हमारा फेफड़े, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया था फेफड़े। फेफड़े क्या करते हैं? आपको सबको पता है। जो अंदर क्या बनी थी? ग्लूकोज के अपघटन से CO2 गैस बन रही थी, फेफड़ों में ले जाकर छोड़ी जा रही थी। उस CO2 को फेफड़े क्या कर रहे हैं? बाहरी वातावरण में छोड़ दिया जाता है एक्सपीरेशन की क्रिया द्वारा। और साथ ही फेफड़े किसको छोड़ने, बाहर फेंकने में मदद करते हैं? जिसको बलगम, कफ बोल देते हैं। उसके द्वारा फेफड़ों के माध्यम से ही इसको बाहर फेंक दिया जाता है। अब तीसरा आता है हमारा यकृत। यकृत के द्वारा क्या किया जाता है? यकृत के द्वारा अमोनिया के विअमोनीकरण क्रिया द्वारा यूरिया बनता है। उस यूरिया को बाहर निकालने में कौन मदद करता है? यकृत। अब आता है आंत्र। आंत्र को हालांकि आपने पढ़ा था, आंत्र भी ये मददगार है उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में। और आपने पढ़ा था अपचित भोजन को आंत्र के द्वारा, मल द्वार द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। अब अपचित भोजन क्या करता है? आपने पढ़ा था रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और RBC 190 से 120 दिन के बीच में मर जाती है, डेड। तो RBC के टूटने से विलवर्डिन, विलरूबिन पदार्थ बनते हैं, वर्णक बनते हैं। और साथ में क्या बनता है? यूरोक्रोम बनता है। आगे आपको और आएगा यूरोक्रोम। इसी यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। ध्यान रखना दोस्तों, कैसा होता है? पीला। और विलवर्डिन और विलरूबिन पदार्थ ग्रहणी वाले भाग में यकृत से छोड़ दिए जाते हैं और इन्हीं के कारण जो अपचित भोजन का कलर होता है, पीलापन, इसी के कारण होता है। और कई बार जब किसमें, यकृत में गड़बड़ी हो जाती है पैदा, तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारा लीवर ही प्रभावित होता है, जिससे विलरूबिन और विलवर्डिन पदार्थों की मात्रा हमारी रुधिर के अंदर आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। पीलापन लिए हुए रहते हैं, जिससे हमारा RBC जल्दी से मरने लगती है और रुधिर का रंग कैसा हो जाता है? पीला पीला सा हो जाता है। अब आगे बात चलती है हमारी वृक्क। उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क, किडनी। तो इसके द्वारा किसका? वृक्क रुधिर के अपशिष्ट पदार्थों को ये रुधिर से छानता है और उसमें यूरिया भी होता है। किडनी मदद करता है छानने में। अब बात करते हैं किडनी। देखो, मानव उत्सर्जन तंत्र में आपको पढ़ाऊंगा किडनी किस तरह की होती है, कैसी संरचना है और कहाँ पाई जाती है। तो अब बात चलती है वृक्क। वृक्क को विकास के आधार पर, एक तरह से कहें इसकी वृद्धि के आधार पर, इसको 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले आता है प्रोनेफ्रॉन। प्रो मतलब प्राइमरी स्टेज में, ये भ्रूणीय अवस्था में हमारे अंदर जो भ्रूणीय विकसित होता हुआ भ्रूण है, उसके अंदर जो क्या रहती है? किडनी रहती है, उनको प्रोनेफ्रॉन बोला जाता है। इसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रोनेफ्रॉन किस अवस्था में पाया जाता है? तो याद रखना, कौन सी अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था में। और मीजोनेफ्रॉन किन में पाया जाता है? जो ये मीजोनेफ्रॉन पाया जाता है मछली और उभयचर वर्ग के अंदर, जैसे उभयचर में मेंढक हुआ। और दूसरी, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है मेटानेफ्रॉन, जो सबसे विकसित प्रकार के होते हैं, स्तनधारियों की वयस्क अवस्था में पाया जाता है।
जैसे मनुष्य में बात करेंगे, जो मनुष्य में जब नेफ्रॉन आता है, आपसे प्रश्न आ जाए कि मनुष्य में कौन सा नेफ्रॉन पाया जाता है, तो याद रखना मेठा नेफ्रॉन पाया जाता है। तो ठीक है, आपको मैंने उत्सर्जन के थोड़े ये वृक्कों के प्रकार बता दिए, आपको याद रहेगा, आगे चल के काम नहीं आएंगे, काम आएंगे आपको ये। तो अब बात करते हैं, देखो इसके अलावा अब आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा था। उस वर्गीकरण के अंदर क्या हुआ था, जैसे आपने वर्ग पढ़े थे, एनेलिडा वर्ग के जंतु हैं। ये भी पूछा जाता है, बहुत अच्छा रोचककारी प्रश्न है आपके लिए। ये भी पूछा जाता है, जो एनेलिडा वर्ग है, जैसे आता है केंचुआ, आता है केंचुआ, देखा होगा आपने, ये एनेलिडा वर्ग में आते हैं। इनके अंदर जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो नेफ्रीडिया के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर छोड़ दिया जाता है। आगे चलते हैं, आर्थ्रोपोडा है, जैसे मक्खी, मच्छर, कीट वगैरह आते हैं जिनमें संधित उपांग पाए जाते हैं। इनके अंदर उत्सर्जी अंग क्या है, मेलपीग। ये इसलिए बताया है कि आपको ये आगे चल के अगर कंपटीशन भी देते हो आप, जनरल साइंस आती है तो उनमें बहुत से रोचककारी प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल साइंस के। तो आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जी अंग है, मेलपीगी कोष बोलते हैं जिनको, नलिकाएं बोलते हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग के जो जीव थे, चपटे कृमि थे, उनमें उत्सर्जी अंग क्या है, फ्लेम कोष का। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, याद रखना इसको आगे। अब हम आगे चलते हैं मनुष्य में उत्सर्जन। देखो मानव में उत्सर्जन, तो सबसे पहले हम मानव में उत्सर्जन तंत्र की बात आती है। एक बार 10वीं क्लास की बात है, क्वेश्चन पूछ लिया गया था एबीसीडी में कि मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग है, अंग दे दिए, जनन तंत्र का दे दिया और कई अंगों के दे दिए, एक अंग दे दिया उत्सर्जन तंत्र का। तो जब तक आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे पहचान पाओगे कि उत्सर्जन तंत्र का है। तो सबसे पहले चलते हैं, ये हमको याद रखना जरूरी है। उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र की बात आती है तो कौन कौन से अंग मिलकर के उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। सबसे पहले आता है वृक्क। मनुष्य के अंदर 2 वृक्क रहते हैं और ये उदर डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में कशेरुकदंड के पृष्ठभाग में, कशेरुकदंड के दोनों ओर पाए जाते हैं। फिर आती है मूत्रवाहिनी, ये भी संख्या में 2 होती हैं। अब आपको आगे चलाएंगे, बताएंगे। और मूत्राशय, ये वृक्कों से जो मूत्रवाहिनी निकल रही है, हाइलम वाला भाग बोलते हैं इसको, और मूत्रवाहिनी का आगे का भाग कीपाकार संरचना बनाता है जिसे पेल्विस बोलते हैं। अब ये वाला भाग, ये हाइलम वाले भाग से मूत्रवाहिनी निकल करके मूत्राशय में खुलती हैं। दोनों ओर के वृक्कों से दोनों ओर की मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय को मूत्र संचय पात्र भी बोल देते हैं, यूरिनरी ब्लेडर बोल देते हैं इसको, ये जिसमें मूत्र का संग्रह होता है। और इस मूत्राशय जब भर जाता है, इसके अंदर आरेखित पेशी होती हैं और हाँ, जब ये भर जाता है तो मूत्र मार्ग द्वारा, यूरेथ्रा द्वारा बाहर वातावरण में छोड़ दिया जाता है। अब एक के बारे में, एक एक अंगों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। हाँ जी, अब सबसे पहले आता है किडनी। जैसा आपको चित्र के अंदर दिखा रखा है डायग्राम में, किडनी की संरचना किस प्रकार से होती है। किडनी देखो, इसकी जो आकृति होती है किडनी की, सेम के बीज के आकार की होती है। कैसी होती है, ये सेम के हाईलाइट कर रखा है आपका ध्यान, जिससे कि इस पे आकर्षित हो। सेम के बीज के आकार की होती है और इसके 2 भाग होते हैं किडनी के। इस बाहरी वाले भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स। आपसे प्रश्न पूछेगा वृक्क के कितने भाग है, 2 भाग। बाहरी वाले भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को बोलते हैं मेड्यूला मध्यांश। इस भीतरी वाले भाग को बोलते हैं मेड्यूला मध्यांश कहा जाता है। आकृति कैसी होती है दोस्तों, सेम के बीज के आकार की, गुलाबी रंग की संरचना। ये तो गहरे लाल रंग की बताने की जरूरत नहीं है, ब्लड के कारण इसका सबका रंग लाल होता है। तो अब बात आती है किसके अंदर जो ये संरचनाएं दिख रही हैं, ये पिरामिड्स हैं। क्या है, पिरामिड्स, ये संरचना है। तो और ये जो आपको बता रहा था, ये धसा वाला भाग है, जहां से वृक्क के अंदर से, जो ये धसा वाला भाग है वृक्क के अंदर से, ये इस धसे वाले भाग को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। और इस आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मूत्रवाहिनी, रुधिर नलिका, तंत्रिकाएं किस वाले भाग से वृक्क के अंदर प्रवेश करती हैं, तो हाइलम वाले भाग से ही प्रवेश करती हैं। और हाँ, और मूत्रवाहिनी का अग्रभाग जो फैल करके कीपाकार संरचना बना रहा है, इसको पेल्विस कहा जाता है। क्या कहते हैं, पेल्विस। तो देखते हैं वृक्क की संरचना किस प्रकार की होती है। वृक्क की संरचना, मानव में एक जोड़ी वृक्क सेम के बीज की आकृति के गहरे लाल रंग के होते हैं और ये डायफ्राम के नीचे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डायफ्राम पढ़ा था आपने, निचले भाग में मेरुदंड के दोनों ओर स्थित। और हाँ, इसका साइज क्या होता है,
इसकी चौड़ाई करीबन लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है इसकी, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, मोटाई 4 सेंटीमीटर लगभग। फिक्स नहीं है कोई, ये आपको थोड़ा इधर उधर मिल जाएगा, कहीं 11 सेंटीमीटर लिखा होगा, कहीं 6 सेंटीमीटर। वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला, ये वाला भाग मेडुला है और बाहरी भाग कॉर्टेक्स है। वृक्क की मध्य सतह पर एक खांच होती है जिसे इस वाले भाग को हाइलम कहते हैं। मूत्र नलिका तंत्रिकाएं, रक्त नलिकाएं हाइलम से ही प्रवेश करती हैं और हाइलम के भीतरी भाग में वृक्क की सोहनी पेल्विस पाई जाती है, ये वाली पेल्विस। मैं बता रहा था मूत्रवाहिनी का भाग जो कीपाकार संरचना बनाता है जिसे पेल्विस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं वृक्क से। मूत्रवाहिनी, प्रत्येक वृक्क से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। तो इस मूत्रवाहिनी की संख्या 2 होती है। प्रत्येक वृक्क के हाइलम वाले भाग से एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो मूत्राशय में जाकर खुलती है। इसमें पेशीय क्रमाकुंचन तरंग उत्पन्न होती है जिसके कारण मूत्र नलिकाओं में आगे बढ़ता है। अब आप ये सोच रहे होंगे पेशीय क्रमाकुंचन तरंग क्या है? पेशीय क्रमाकुंचन तरंग क्या है? पेशीय क्रमाकुंचन तरंग इस तरह की होती है, जैसे मान लो ये नली है तो ऊपर से नीचे की ओर तरंग चलती है ऐसी। इसी कारण मूत्राशय से वृक्क से छनकर के पदार्थ मूत्राशय में तो जा सकते हैं, लेकिन मूत्राशय के भर जाने पर वापस मूत्रवाहिनी से वापस ऊपर की ओर नहीं जा सकते। इसलिए क्रमाकुंचन गति ऊपर से नीचे की ओर होती रहती है, जो आगे की ओर बढ़ता है छनित पदार्थ, जिसको मूत्र के नाम से जाना जाता है। तो मूत्रवाहिनियां कितनी हुई? 2। कितनी हुई दोस्तों? 2 मूत्रवाहिनियां 2 होती। अब आगे चलते हैं। मूत्रवाहिनियां किस में खुलती हैं? मूत्राशय में। कहाँ खुलती हैं? मूत्राशय में। और मूत्राशय को मूत्र संचय पात्र के नाम से जाना जाता है। इसकी दीवार में सबसे भीतर श्लेष्मा का आवरण होता है, मध्य में पेशी स्तर होते हैं, बाहरी पेरिटोनियम की बनी सीरमी कला पेशियां सभी आरेखित होती हैं, अनैच्छिक पेशियां होती हैं, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं। तो कितनी स्तर हुए दोस्तों? 3। सबसे बाहरी भाग को श्लेष्मा, मध्य भाग को पेशी और बाहरी भाग को पेरिटोनियम बनी सीरमी कला आरेखित होती हैं। लेकिन हाँ, मूत्राशय से प्रारंभ होने वाले मूत्र मार्ग के छिद्र के चारों ओर एक अवरोधनी रेखित पेशी होती है। मूत्र मार्ग के चारों ओर कौन सी होती है? रेखित ऐच्छिक पेशी होती है। इसलिए हम कहते हैं मूत्र उत्सर्जन की क्रिया को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इस मूत्र मार्ग के चारों ओर क्या होती है? रेखित पेशी। और अब मूत्राशय जब भर जाता है तो मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र को बाहरी वातावरण में उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब आगे चलते हैं। अब देखें, आपको मैंने पढ़ाया था कि भाई किस प्रकार से ये क्रिया होती है। अब आपने ये तो पढ़ लिया मानव उत्सर्जन तंत्र कि कौन कौन से अंग हैं, किसकी संरचना कैसी होती है। तो अब आपको पढ़ना है ये किस प्रकार से जो मूत्र का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो अब देखते हैं, प्रत्येक वृक्क के अंदर एक तरह से ऐसे के रुधिर को छानने के लिए छलनी लगी रहती है, और जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ये इनको बोलते हैं वृक्काणु। क्या बोलते हैं दोस्तों? वृक्काणु। प्रत्येक वृक्क के अंदर लगभग 10 लाख संरचनाएं होती हैं। कंपटीशन में पूछा गया है कई बार, उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्काणु, नेफ्रॉन भी कहते हैं। और एक वृक्क के अंदर कितने होते हैं? लगभग 10 लाख, कहीं 12 लाख भी मिल जाएंगे आपको लिखे हुए। तो ये उत्सर्जन की इकाई है, और इसके कौन कौन से भाग इसमें पढ़ेंगे। तो देखो, प्रत्येक वृक्क के अंदर लगभग 10 लाख वृक्काणु से, वृक्काणु को उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। प्रत्येक वृक्काणु के 2 भाग हैं। अब कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले आता है बोमेन संपुट दोस्तों। अब बोमेन संपुट वाला भाग क्या होता है देखिए, अब आपको बताते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट वाला भाग क्या है? बोमेन संपुट वाला भाग है जो एक इस तरह की प्यालेनुमा संरचना होती है, इस तरह की जो आपको यहां दिखा रखा है, इस तरह की प्यालेनुमा संरचना होती है ये बोमेन संपुट वाला भाग। और यहां से एक नलिका निकल रही है ये, और फिर ये हैनले का लूप होता है और ये संग्रह नलिकाएं रहती हैं। देखो ये चित्र दिखा रखा है आपको, ये बोमेन संपुट है ये।
और इसमें कोशिकाओं का एक गुच्छा है। वोमेन संपुट के अंदर कोशिकाओं का एक गुच्छा लगा हुआ है वोमेन संपुट के अंदर। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग प्याले के समान होता है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। और बोमेन संपुट में अभिवाही धमनी प्रवेश करती है जो कोशिकाओं का गुच्छा बनाती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस मिलकर के मेलपीगी कोश बनाते हैं। अभिवाही धमनी निकलती है जो स्वच्छ रक्त को ले जाने वाली रक्त शिरा से जुड़ी होती है। ये आपको बता रहा था, ये बोमेन संपुट की संरचना हुई है, बोमेन वाला। फिर आता है वृक्क नलिका। ये बोमेन संपुट वाले भाग से, ध्यान रखना, बोमेन संपुट वाले भाग से समीपस्थ कुंडलित नलिका है। और समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद ये समीपस्थ, ये हेनले का लूप है। हेयर पिन के जैसी संरचना होती है, इसलिए इसको हेनले का लूप, हेनले नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका हुई और ये संग्रह नलिका में जाकर मिलती है। संग्रह नलिका ये मूत्रवाहिनी में जाकर के खुल जाती हैं। तो अब देखो, ये बोमेन संपुट के निचले भाग से प्रारंभ होने वाली नली है, जिसका दूसरा भाग मूत्र एकत्र करने वाली संग्रह नलिका से जुड़ा होता है। और मध्य भाग में ये नलिका हेयर पिन नुमा कुंडलित होकर के हेनले का लूप का निर्माण करती है। तो अब आगे देखते हैं ये कैसे छानने का कार्य करते हैं। ये तो भाग हुए। सबसे पहले हेनले के वो वृक्काणु के कौन कौन से भाग हुए? बोमेन संपुट और वृक्क नलिका। और बोमेन संपुट में जो प्याले के समान संरचना है, जो ये प्याले के समान संरचना है, इस प्याले के समान संरचना को बोल रहे हैं क्या? बोमेन संपुट। और इसमें कोशिकाओं का गुच्छा है और इस कोशिकाओं के गुच्छे को कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट मेलपीगी कोश बनाते हैं। और एक बात बता देता हूं आपको, आगे इसमें देखते हैं, इसकी अब क्रियाविधि देखेंगे। ये तो इसके पार्ट हुए। मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में होती है: परानिस्यंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और श्रावण। ये कैसे होती है अभी आपको बताता हूं किस प्रकार से होती है परानिस्यंदन। सर्वप्रथम अवशिष्ट रक्त को वृक्क धमनी द्वारा लाया जाता है और यहाँ से अवशिष्ट अभिवाही धमनी से ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है। यहाँ अधिक दाब के कारण रक्त से ग्लूकोज लिख गया, ये ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, कुछ लवण आदि पदार्थ छन करके बोमेन संपुट में आ जाते हैं। कैसे आते हैं दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए चित्र के माध्यम से। जैसे मान लो ये मैं आपका बोमेन संपुट बना दिया मैंने, ये बोमेन संपुट है, ठीक है। और ये कुंडलित नलिका है ये, और ये हेनले का लूप हुआ, ये हेनले का लूप, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है और ये संग्रह नलिका में खुल गई। ये प्याले के नुमा संरचना है जो, इसको बोमेन संपुट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक अभिवाही धमनी ये ऐसे प्रवेश करती है। इस धमनी का व्यास क्या होता है, सॉरी, ये बोमेन संपुट हुआ, ये बोमेन संपुट। इसमें क्या होगा, ये इस तरह की संरचना होती है, ऐसी, ये इस तरह की। अब क्या है आपको पता है, इसको बोलते हैं अभिवाही धमनी और इसको बोलते हैं अपवाही धमनी। अब क्या होगा, इसमें कोशिकाओं का गुच्छा होता है जिसको क्या कहा था, ग्लोमेरुलस कहा था। क्या कहा था, ग्लोमेरुलस कहा था। इस ग्लोमेरुलस में क्या होगा, अब वृक्क धमनी से रुधिर प्रवेश करता है, धमनी से, वृक्क धमनी से जब रुधिर प्रवेश करता है तो इसके अंदर रुधिर अधिक जा रहा है और निकलने के लिए छोटी नली है, तो इनकी दीवारों पर क्या बनेगा, दबाव बनेगा। इसकी दीवारों पर क्या बनेगा, दबाव बनेगा। और उस दबाव के कारण इस ग्लोमेरुलस से कुछ पदार्थ रक्त से छन करके कहां आ जाएंगे, बोमेन संपुट के अंदर आ जाएंगे। दबाव होगा क्योंकि छोटी नली है निकलने के लिए। तो उस छनित पदार्थ के अंदर कुछ उपयोगी पदार्थ भी आ जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, खनिज लवण, ये पदार्थ भी इसके अंदर आ जाते हैं। अब आपको पता है जल भी आया है छनकर। अगर ऐसे उपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर छोड़ दिया जाएगा तो हमारी ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तो अब क्या करता है इसके अंदर, बोमेन संपुट के अंदर, इसके अंदर उपकला कोशिकाएं होती हैं इस बोमेन संपुट के अंदर। अब दूसरा होगा, पहला क्या हुआ, फिल्ट्रेशन, छन्ना। इस छन के अंदर क्या हुआ, छना कैसे, अववाही धमनी का अधिक होता है और अपवाही धमनी का कम। तो दबाव के कारण ग्लोमेरुलस से कुछ पदार्थ छन करके, दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा था कि मूत्र निर्माण की
प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, अभी आपको बताया था कि वृक्काणु के कौन कौन से भाग हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो आपको बता रहा था वृक्काणु की संरचना किस प्रकार की होती है। तो देख लिए वृक्काणु की संरचना, तो मूत्र निर्माण कैसे होता है। तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 पदों में होती है। पहले छनेगा, फिर उपयोगी पदार्थों को उसमें से अवशोषित कर लिया जाता है, जो बच जाता है उसको छोड़ दिया जाता है। अब कैसे होगा, देखो ये प्यालेनुमा संरचना थी। अब इसको जिसको ये प्यालेनुमा संरचना को अपन क्या कह रहे थे, बोमेन संपुट। क्या कह रहे थे, बोमेन संपुट कह रहे थे। इस वाली संरचना को बोमेन संपुट कह रहे थे, बोमेन। अब और इसमें कोशिकाओं का एक गुच्छा था, ये कोशिकाओं का एक गुच्छा था। अब देखो इस नली का व्यास अधिक है, अविवाही धमनी, और इसका कम है, तो इनकी दीवारों पर दबाव पड़ेगा। अब उस दबाव के कारण उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, यूरिया है, क्रिएटिन है, और ऐसे पदार्थ छन करके आ जाएंगे। यूरिया अपशिष्ट पदार्थ है और उसके साथ उपयोगी पदार्थ भी आ रहे हैं, लवण वगैरह, ये छन करके इसमें आ जाते हैं। अब जो आपको पहला पद बताया था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, परानिषेधन का, तो वो उसमें क्या होता है, परानिषेधन अविवाही धमनी से प्रवेश करता है और ग्लोमेरुलस में आता है, जिससे छन करके उपयोगी पदार्थ बोमेन संपुट में आ जाते हैं। इतना लिखना है अब हमको बस। अब ये उपयोगी पदार्थ आ गए। अब बोमेन संपुट के अंदर इन उपयोगी पदार्थों को, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल हैं, लवण हैं, इन पदार्थों को, और जल है, इन पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। इन पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। और जैसे क्या, यूरिया है, क्या बचा अपना, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, क्रिएटिन है, ये पदार्थ बोमेन संपुट में रह जाते हैं। इन पदार्थों को अवशोषित नहीं किया जाता। अब ये पदार्थ, अब क्या होगा, ये पदार्थ अब आगे चलेंगे, आगे जाएंगे। ये पदार्थ कहाँ, ये बोमेन संपुट से अब आगे जाएंगे। इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है, यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ से होते हुए ये कहाँ जाएंगे, हेनले के लूप। इसको हेनले का लूप कहते हैं। ये हेनले का लूप है, इस वाले भाग में जाएंगे हेनले के लूप, और हेनले के लूप से जाएंगे इस दूरस्थ कुंडलित नलिका। और दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर भी और हेनले के लूप के अंदर किसका, जल का अवशोषण कर लिया जाता है। जल को अवशोषित करते हैं, जल को अवशोषण। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा था जो बोमेन संपुट में है, छनित का 99% भाग अवशोषित कर लिया जाता है। 99% भाग अवशोषित कर लिया जाता है बोमेन संपुट में ही। जो बचा कुचा हुआ और अवशिष्ट पदार्थ ये छन कर के कहाँ जाते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए, हेनले के लूप से होते हुए यहाँ चले जाते हैं, ये दूरस्थ। और इसमें भी जल का अवशोषण होता है। और इसमें जो जल का अवशोषण होता है वो होता है हमारा किससे, एक हार्मोन रहता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन रहता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रहता है, ADH। उस एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कारण इसकी मात्रा का नियमन किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, आगे आएगा आपको। तो इस प्रकार के छनित पदार्थ कहाँ गए, बोमेन संपुट से होते हुए संग्रह नलिका, और संग्रह नलिका जाकर के खुलती हैं, ये मूत्र वाहिनियों में खुलती हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार से जो संग्रह नलिकाओं में आकर के उसको अपन छनित को मूत्र कह देते हैं, संग्रह नलिकाओं में। अब देखते हैं जो अभी आपको बताया था, परानिषेधन हो गया, छनते हैं पदार्थ, क्या क्या छनते हैं, फिर बोमेन संपुट में पुनः अवशोषण हो जाता है, और जो बचा हुआ पदार्थ है उसको संग्रह नलिकाओं में छोड़ दिया जाता है, और जो मूत्र वाहिनियों में खुलती है, और मूत्र वाहिनी मूत्राशय में, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है, जो आपको बता रहा था। ये सारा सभी कुछ आपको मैंने लिख रखा है इसमें, जो आपको अभी समझा रहा था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। श्रावण की क्रिया हो गई ये। अब उसके बाद जो आपको बता रहा था मैं, यूरिया का निर्माण, और ये क्रिया होती है यकृत में। इसमें 2 अणु तो अमोनिया के आते हैं। जो अमोनिया एक विषैली हानिकारक गैस है, उसको हमारा यकृत किसमें बदल देता है, यूरिया में। और कैसे बदलता है, इस यूरिया में बदलने के लिए इसको 1 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का चाहिए और 3 अणु ATP के मिलकर के इस
को किस में बदल देते हैं, यूरिया में बदल देते हैं। ये यूरिया का सूत्र है दोस्तों ये। और क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। और ये क्रिया जो आपको बता रहा था, ये एक चक्र चलता है आर्निथिन चक्र, उसके द्वारा होती है। और ये आर्निथिन चक्र के द्वारा होती है और इसका निर्माण कहाँ होता है, यूरिया का यकृत में, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं मूत्र का संगठन किस तरह का होता है। मूत्र की प्रकृति हल्की अम्लीय होती है जिसका पीएच 6 होता है। और इस मूत्र का पीला रंग जो आपको बताया था मैंने, जो हीमोग्लोबिन के टूटने से यूरोक्रोम बन रहा था उसके कारण। और हाँ, आपको बता देता हूं, जो ये अमोनिया है, जो जो ताजा मूत्र होता है, उस ताजा मूत्र के अंदर जो गंध आती है वो आती है यूरिनोड के कारण। किसके कारण आती है, यूरिनोड। और जब काफी लंबा टाइम हो जाता है तो जो ये यूरिया है ये टूट जाता है। जो ये यूरिया है ये किस किस में टूट जाता है, ये NH3 और CO2, जो काफ़ी लंबे समय के बाद जो मूत्र के अंदर जो यूरिया है उसका अपघटन हो जाता है अमोनिया और CO2 में, और जो उसमें बदबू आती है वो अमोनिया के कारण आती है। तो ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कंपटीशन पूछ लेता है। अब बात आती है कि जो मूत्र बना, उस मूत्र के अंदर क्या क्या रहता है। उस मूत्र के अंदर लगभग 95% जल रहता है, 2% यूरिया रहता है, और यूरिक अम्ल, अमोनिया, अन्य क्रिएटिन जैसे यूरिक अम्ल पदार्थ रहते हैं, और 2% लवण रहते हैं। याद रखना, ये भी मूत्र का संगठन है। अब आगे चलते हैं, मूत्र की मात्रा का जो मैं आपको बता रहा था नियमन कैसे होता है। मूत्र की मात्रा का नियमन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इस हार्मोन को ADH कहते हैं, शॉर्ट में ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसी का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। प्रश्न आ जाए कि मूत्र की मात्रा का नियमन किसके द्वारा, नियमन मतलब कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो एंटी डायूरेटिक या वैसोप्रेसिन हार्मोन के द्वारा। कैसे, ये वृक्क नलिकाओं द्वारा जल के अवशोषण का नियमन करता है, जल अवशोषण की क्षमता को बढ़ा देता है, जल को अवशोषित कर लिया जाता है उसमें से। अगर इस हार्मोन की कमी आ जाए तो व्यक्ति बार बार मूत्र का उत्सर्जन करने लगेगा, जिससे रोग हो जाता है, बहुमूत्रता का रोग हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मानव में उत्सर्जन की क्रिया संपन्न हुई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न टॉपिक हमारा अच्छे से। अब बात चलती है पादपों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। पादपों में देखो, पादपों में उत्सर्जन के लिए कोई एक विशिष्ट अंग नहीं होते। पादपों में उत्सर्जन के लिए उनमें अपशिष्ट पदार्थ रबों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, और पादपों में जो कि पादपों को कोई हानि नहीं पहुंचाते। पौधों के शरीर में छाल अलग होने पर तथा पत्तियों के गिरने से ये अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों में भी संग्रहित होते हैं। जब पतझड़ आता है तो ये अपशिष्ट पदार्थों को घेर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको बता रहा था श्वसन क्रिया का उत्सर्जी उत्पाद है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में तो CO2 बनती है जो एक अपशिष्ट है, जिसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कर लिया जाता है CO2 को, और अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन से बाहर निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन रंध्रों से वातावरण में छोड़ दी जाती है। अतिरिक्त लवण जलवाष्प के माध्यम से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, और कुछ उत्सर्जी पदार्थ फलों, फूलों और बीजों के द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। जलीय पादप उत्सर्जी पदार्थों को सीधा जल में उत्सर्जित कर देते हैं, और रेजिन, गोंद, टेनिन अन्य अपशिष्ट पदार्थ जाइलम में एकत्रित होते हैं, जो शीघ्र ही निष्क्रिय हो जाते हैं। पादपों में उत्सर्जन की क्रिया इस प्रकार से होती है। अब धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए। और अभी जब आपको कोई कंपटीशन जनरल साइंस की वीडियो बनाएंगे तो उसमें और विस्तार से पढ़ाएंगे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो 10वीं के बेस के आधार पर बनाई गई थी, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और जितना आपको आवश्यकता थी उतना इस वीडियो में डाल दिया है, समाहित किया है इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों आप हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।